हीट चेंज एंड एंथैल्पी चेंज, देखो द थिंग इज हीट चेंज और एंथैल्पी चेंज केमिकल रिएक्शन के लिए सेम होता है, राइट? हाँ सर। Huh? Now understand what is the heat change. Now the thing is, suppose a chemical reaction A plus BB gives CC and DD. The energy change in the that is the heat gained or lost by chemical reaction defined as heat of reaction. जितना भी एनर्जी चेंज होगा ना रिएक्शन के अंदर उसको हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, वो एंथैल्पी चेंज कहते हैं। अगर एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक होता है, एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक होता है, राइट? हाँ एंडोथर्मिक होता है ना। स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। देखो यार स्टैंडर्ड जब भी कंडीशन डालेंगे ना तो हमेशा याद रखना टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर कितना होगा 1 बार। तो कोई भी एनर्जी चेंज किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एक बार पे हो रही है या फिर 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, गेटिंग इट, या स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। अंडरस्टूड? हाँ सर। वेरी गुड, एक मिनट। हाँ okay, yeah, now it is fine. Now enthalpy of formation, hey, what do you mean enthalpy of formation? जब भी एक मोल सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस एक मोल का मैं बना रहा हूं उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इन द स्टैंडर्ड स्टेट, उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में, तो मैं उस एनर्जी चेंज को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलता हूं, गेटिंग इट? सर फिर से बताएं। बेटा जब मैं किसी भी सब्सटेंस का बनाऊंगा ना, कहाँ से बनाऊंगा, उसके एलिमेंट से जो कि स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे, तो उसको मैं स्टैंडर्ड स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इन अबंडेंस, ठीक है? फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एनवायरनमेंट के अंदर O2 गैस की तरह एग्जिस्ट करता है, तो दैट इज द एलिमेंटल स्टेट, ठीक है? यस सर। एंड नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट एज CO2 गैस, फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज व्हाइट फॉस्फोरस इन अबंडेंस, तो स्टैंडर्ड स्टेट फॉस्फोरस का व्हाइट फॉस्फोरस होता है। कार्बन एग्जिस्ट एज ग्रेफाइट, सल्फर डाइऑक्साइड एग्जिस्ट एज SO2 गैस, लिक्विड सॉलिड में नहीं एग्जिस्ट करता, गैस में। वाटर किस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है? H2O एज लिक्विड, अमोनिया NH3 एज गैस, सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके दो मेजरली एलोट्रॉप रहते हैं, तो होते बहुत सारे हैं बट दो मेजरली रहते हैं, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक, तो रोम्बिक सल्फर कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? यस, नाम है सल्फर का रोम्बिक, ठीक है? सर स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट कंपाउंड दोनों के लिए डिफाइंड है ना? हाँ ओके बेटा, ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ये कंपाउंड हो गया, राइट? यस सर। या नाउ लिसन, मैंने क्या किया था, एक रिएक्शन दी थी जिसको समझाने के लिए व्हाट वी हैव डन। एक मिनट यार, जूम बहुत स्लो है। लिसन, ये कार्बन ग्रेफाइट लिया, ठीक है? मैंने क्या किया था, 1 मोल ग्लूकोज बनाया था। तो अगर मैं 1 मोल ग्लूकोज बनाऊंगा तो मैंने क्या किया, इस ग्लूकोज को स्टैंडर्ड स्टेट पे लिख दिया। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ग्लूकोज? सॉलिड, गेटिंग इट? हाँ तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वेयर इट इज C6H12O6। उसके बाद इस मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, कितने? तो इसका जो एलिमेंटल स्टेट है कार्बन का, दैट इज ग्रेफाइट, तो 6 ग्रेफाइट से मिलके ये बना होगा। हाइड्रोजन 12 लगे तो 6 हाइड्रोजन गैस लिए होंगे, बिकॉज स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज H2, गेटिंग इट? 6 ऑक्सीजन है तो 3 O2 गैस लिया। जब मैं एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट से उसको कंबाइन करके 1 मोल सब्सटेंस बना रहा हूँ, वो भी उसके स्टैंडर्ड स्टेट में, तो उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। हाँ, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस प्रेशर बार प्रेशर पे, गेटिंग इट? यस। या समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन द स्टैंडर्ड स्टेट। हाँ, किसी भी एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसके स्टैंडर्ड स्टेट में कितना लिया जाता है? 0।
तो हाइड्रोजन का जो देखो हाइड्रोजन गैस बनाऊंगा तो हाइड्रोजन गैस से ही बनेगा, राइट? बिकॉज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सेज दैट अगर कोई भी सब्सटेंस बनाऊंगा तो उसके एलिमेंट से बनाऊंगा इन इट स्टैंडर्ड स्टेट। तो हाइड्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म क्या हो गया, H2 इन स्टैंडर्ड स्टेट। तो H2 से H2 बनाऊंगा तो डेल्टा H क्या रहेगा? 0। हाँ, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर सेम हो गया डेल्टा एच जीरो रहता है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा था, किसी भी रिएक्शन के लिए अगर तुमको डेल्टा एच कैलकुलेट करना है, किसी भी रिएक्शन के लिए अगर तुमको डेल्टा एच कैलकुलेट करना है, तो एक फॉर्मूला बताया था कि डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ reactants. गेटिंग अ पॉइंट, Yes, sir. अंडरस्टूड, गेटिंग इट? हाँ सर। तो एक बार बताओ, इस पूरे रिएक्शन के अंदर डी मोल्स हैं डी के, सी मोल्स हैं सी के, तो हीट ऑफ समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या हुआ, डी इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, सी मोल्स इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी माइनस ए मोल्स इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए माइनस बी मोल्स इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। तो दैट इज नथिंग बट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब फॉर्मेशन किस में लूंगा मैं? एलिमेंटल स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट में। बेटा स्टैंडर्ड हाँ टेम्परेचर एंड कंडीशन में लूंगा तो स्टैंडर्ड रिएक्शन का एंथैल्पी आएगा, अगर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में लूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा। गेटिंग इट? नॉर्मल एंथैल्पी चेंज यस आएगा। अंडरस्टूड? तो अगर ये नॉर्मल कंडीशन में ले रहा हूँ तो उसी नॉर्मल कंडीशन में ये लूंगा, अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रहा हूँ तो ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन में लेना पड़ेगा। गेटिंग इट? और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है? स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर हाँ, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार। 1 बार। तो ये तुमने लिख लिए थे, तुमको बता दिया था करना कैसे है, राइट? ये लॉजिकल एनालिसिस कर लिया था हम लोगों ने। गेटिंग इट? यस। चलो अब आगे चलें। हाँ सर। हाँ ओके, ओहो, ओके नाउ। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो ना। हाँ सर, मैं एक डाउट था मेरा। सर, जब हम कोई भी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई करते हैं तो एंथैल्पी ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी उतने से ही डबल होगा या ट्रिपल होगा? हाँ हाँ करेक्ट ना। सर वो मतलब डायरेक्टली कैसे बोलते हैं? यार देखना, अगर सपोज कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बना 1 मोल कार्बन प्लस 1 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना, जब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो लेट से अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट हुआ -100, कितना? माइनस। अगर मेरे को 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो इस पूरी प्रोसेस को 2 बार करना पड़ेगा, करेक्ट? अगर मैं हाँ, इसको 1 बार करूंगा तो इतना एनर्जी रिलीज होगा, अगर मैं इसको 2 बार करूंगा तो कितना आएगा? -2 सॉरी। समझा कैसे हुआ? हाँ हाँ, चलो ग्रेट। थर्मोकेमिस्ट्री। चलो अभी कहाँ थे हम लोग? एंथैल्पी ऑफ कंबशन, क्या? conversion. करेक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंबशन? इट इज द एनर्जी चेंज heat change slash energy change which occur when 1 mole of a substance is burnt completely in excess of oxygen. Getting it? Getting it?
Now understand one thing. अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन गैस को अगर मैं एक्सेसिव ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूं तो हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस के साथ टू प्रोड्यूस H2O लिक्विड. कोई डाउट? नो सर. वेरी गुड. अगर सपोज कर मैं कार्बन ग्रेफाइट लूं या फिर कार्बन डायमंड लूं, अगर कार्बन ग्रेफाइट को मैं बर्न करूं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन तो कार्बन फाइनली क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. एग्रीड? या कार्बन को मैं डायमंड फॉर्म में लूं तब मैं उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूं तब वो देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस. गेटिंग इट? करेक्ट. अगर तुम मीथेन ले लो, मीथेन के अंदर एक कार्बन है, दो चार हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली अगर मैं पूरा बर्न करूंगा तो कार्बन किस में कन्वर्ट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में. और हाइड्रोजन जो होगा इट विल फॉर्म 2H2O लिक्विड. तो number of oxygen required here is 2 and 2, so I have to multiply here with 2. so ये जो reactions हैं ये complete reactions हो रही है ना बेटा, इन सबको enthalpy of combustion बोलते हैं, डेल्टा H of combustion. अगर standard condition होगा तो will be like डेल्टा H not of combustion. getting it? अब एक बात बताओ, किसी भी चीज को अगर बर्न किया जाए तो एनर्जी रिलीज होती है, गेन होती है? रिलीज होती है. रिलीज होती है. तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जनरली सारे मॉलिक्यूल्स का क्या रहेगा? नेगेटिव. एक्सेप्ट 3 ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें डेल्टा H पॉजिटिव आता है. कौन कौन सा? नाइट्रोजन गैस को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जब वो नाइट्रस ऑक्साइड बना है, नाइट्रोजन गैस को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तब वो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है. सर या फिर लाइटनिंग के टाइम होता है ना. गैस को, हाँ लाइटनिंग के टाइम होता है ना वैसा. हाँ, फ्लोरीन गैस को अगर रिएक्ट किया जाए तो F2O गैस बनता है. इन तीनों के अंदर ना डेल्टा H पॉजिटिव होता है और ये इंफॉर्मेशन काफ़ी रेयर है. ठीक है, इसको याद रखना है कि इन तीनों के अंदर डेल्टा H पॉजिटिव रहता है. ठीक है, यू अंडरस्टूड दैट? यस सर. Yes. You just copy this and I'll just keep the class on mute for 1 minute. Yeah, am I audible? Yes, sir. Okay. Guys, समझ में आया? क्या तो हाँ? हाँ, sir. हाँ Yes. सर. Now this is the reaction in excess of oxygen. Understood? सर पर इनका डेल्टा H पॉजिटिव क्यों रहता है? The thing is बहुत सिंपल है यार. जो नए बॉन्ड बन रहे हैं अगर वो वीक हैं एज कंपेयर टू जो पुराने बॉन्ड है जिसको तोड़ रहे हो, तो तुमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए. और जो नए बॉन्ड बन रहे हैं वो वीक है, तो नेट एनर्जी रिलीज क्या होगा? कम होगा कि ज़्यादा होगा? अरे जब तुमने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक करे तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी. और अगर वीकर बॉन्ड वापस बन रहे तो ज़्यादा एनर्जी लिबरेट करेंगे कि कम एनर्जी लिबरेट करेंगे? कम एनर्जी हाँ, तो लिबरेट. मेरे को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी बॉन्ड तोड़ने के लिए. और जब नए बॉन्ड्स बन रहे हैं वो वीकर बन रहे हैं, तो डेल्टा H क्या होगा इस रिएक्शन का? पॉजिटिव. एंड चक्कर एनर्जी नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन एन वो एन ट्रिपल बॉन्ड एन में एग्जिस्ट करता है, जिसका जो बॉन्ड एनर्जी है ना वो इतना हाई होता है, नियरली 946 किलो जूल पर मोल. तो मतलब ये तीनों बॉन्ड इतने स्ट्रांग होते हैं ना आपस में, क्योंकि नाइट्रोजन बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, राइट? तो 2p ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के, तो सेकंड पीरियड जो ऑर्बिटल साइज है वो बहुत छोटा है. जब ऑर्बिटल साइज छोटा होगा तो जो दोनों न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे के पास होंगे, तो शायद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ. हाँ, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहे हैं नाइट्रोजन के बीच में. तो इन तीनों बॉन्ड को, वो भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को ब्रेक करना ताकि वो नाइट्रोजन एटम में कन्वर्ट हो, फिर वो रिएक्ट हो, तो ये जो एनर्जी लगेगी ना वो बहुत ज्यादा हाई होती है. गेटिंग इट?
Understood? Yes. Yes. Yeah. चलें आगे. Yes. Now listen. तो enthalpy of combustion. Tell me one thing. एक डेटा है. हाँ, थोड़ा सा ना इंसाइट है, डीप इंसाइट तो थॉट इंसाइट, INSIGST. ठीक है. तुम्हें पता है क्या, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो कार्बन है ग्रेफाइट फॉर्म में, at high temperature and high pressure, at high temperature and high pressure, अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत टाइम से पड़े पड़े होने के बाद ये डायमंड में कन्वर्ट होता है. गेटिंग इट? हाँ, लास्ट वाला फ्लोरीन था आदिति. हाँ, गेटिंग अ पॉइंट. कार्बन किस में कन्वर्ट होता है? Diamond में. डायमंड. पता है क्या, अगर देखा जाए ना तो कार्बन ग्रेफाइट कुछ एनर्जी गेन करता है, तब जाके वो कार्बन डायमंड में बनता है. अंडरस्टूड? हाँ सर. एक बात बताओ, इसका कुछ एनर्जी है Q, इसने क्या किया, कुछ एनर्जी गेन किया, फाइनली उसने क्या बनाया, डायमंड, Q डबल डैश. तो डायमंड का एनर्जी कंटेंट ज्यादा होगा या ग्रेफाइट का एनर्जी कंटेंट ज्यादा होगा? Carbon. Diamond का. डायमंड दोनों ही कार्बन है. डायमंड का. Sorry. डायमंड का ज्यादा होगा कि ग्रेफाइट का ज्यादा होगा? Diamond. डायमंड. ग्रेफाइट ने कुछ एनर्जी गेन करी, तो जो डायमंड बनेगा उसका एनर्जी कंटेंट ज्यादा रहेगा. एग्रीड? Yes. तो एक बात बताओ, जब Q डबल डैश Q से ज्यादा है तो एनर्जी कंटेंट ऑफ डायमंड इज मोर देन एनर्जी कंटेंट ऑफ ग्रेफाइट. यू टेल मी विच इज मोर स्टेबल, ग्रेफाइट या डायमंड? सर ग्रेफाइट. हाँ, अब तुमने ना, पता है क्या, जब तुमने ये Diamond आंसर stable दिया है होगा ना? कि ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है, तो एक क्वेश्चन मार्क दिमाग में आया होगा कि यार डायमंड तो कम रिएक्ट करता है ग्रेफाइट से. Zaraya. आया? हाँ. हाँ, तो पता है सर क्या, ग्रेफाइट थर्मली स्टेबल रहता है ज्यादा. हाँ मैं कह रहा हूँ, अगर बात करते हैं ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी. एक होता है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, जो डिपेंड करता है हीट कांटेंट पे. किस पे? और Heat एनर्जी कांटेंट पे. और एक होता है काइनेटिक स्टेबिलिटी. क्या होता है? जो डिपेंड करता है केमिकल रिएक्टिविटी पे. किस पे? Chemical reactivity. Chemical reactivity. ठीक है. अब एक बात बताओ, केमिकल रिएक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज. Yes. अरे हाँ या ना? हाँ सर. अब एक बात बताओ, थर्मोडायनेमिकली कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, मतलब जिसके पास हीट कांटेंट कम हो. कम है, तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? सर Graphite. ग्रेफाइट. हाँ, तो थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज more stable than diamond, but kinetically the compact, strong arrangement of diamond, which contain which contain regular network of covalent bonds is hard to react. Getting it? So which is more stable kinetically? सर Diamond. डायमंड. Diamond.
ठीक है, makes diamond kinetically stable. Kinetically stable. Guys, समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड. ए लिख लिया? 1 minute, sir. हाँ, 1 minute. लो टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है. लिखना है ग्रेफाइट से. लिखो लिखो लिखो. ऊपर करना है क्या इसको? Sir. ए बच्चा पार्टी को ऊपर करना. Yes, sir. Yes, sir. इनसाइट. हो गया? Yes, sir. नीचे चले. Done, sir. ओके ग्रेट. चलें आगे एवरीवन. बच्चा पार्टी आगे चलें. Yes. ओके. सुनो guys, last 2 lines. Okay. Graphite also have covalent bonds, but in graphite it contains pi bond also. In carbon there are only sigma bond. You know that sigma bonds are stronger than pi bonds, right? Yes, sir. Yeah, that's the main reason over there. Okay. Now listen, everyone. Recording is on, right? Yeah. Okay. Where were we? We were discussing something, right? Stability, right? Now listen, another thing. I'm just telling you that, what is that? P4. White phosphorus. White phosphorus when it converts into red phosphorus.
डेल्टा एच इज नेगेटिव, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है. जब रेड फॉस्फोरस ब्लैक फॉस्फोरस में बनता है तो अगेन एनर्जी रिलीजेस. Delta H is negative. So here delta H is negative, here delta H is negative. That means which has the lowest energy content? Black phosphorus. Which is more stable. Black phosphorus. Now another thing, kinetically also black phosphorus is more stable as compared to red. Red is more stable as compared to white, because we know that white is very reactive because of the presence of which bonds, if you remember. PP bonds. हाँ, तो P बॉन्ड में क्या परेशानी है इसके अंदर? सर वो रेड फॉस्फोरस चेन बन जाता है और ब्लैक फॉस्फोरस अरे एक वो ठीक है, बट बॉन्ड एंगल कितना है इधर 60 डिग्री. और होना कितना चाहिए था? 109.5. 9.28, राइट? Yes, करेक्ट. sir. तो जो डिफरेंस है इसकी वजह से ये बॉन्ड टूटना चाहता है और रिएक्ट करना चाहता है. तो शैल आई से दैट स्टेबिलिटी एस्पेक्ट both kinetically and thermodynamically. सर इसमें थर्मोडायनेमिकली कैसे क्या है, एक बार वापस बिकॉज बताओ. एनर्जी कम रिलीज हो रही है ना, तो फॉस्फोरस का जो एनर्जी कंटेंट है वो रेड फॉस्फोरस से तो कम है ना. सर अच्छा थोड़ा हाँ ठीक है. कीजिए ना हाँ, प्लीज. अच्छा. हाँ, क्या कह रहे हो? एकदम थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना प्लीज. एकदम थोड़ा सा ऊपर करूं? हाँ सर, बस हो गया. Okay. थैंक यू. Okay, beta. Now listen, P4 white phosphorus give red phosphorus. Now stability, मतलब जब एनर्जी रिलीज करेगा तो सबसे कम एनर्जी कंटेंट तो ब्लैक फॉस्फोरस के अंदर हुआ, राइट? Yes. Yes. Black phosphorus is more stable than your red phosphorus. Red phosphorus is more stable than White. मतलब इसके अंदर ना काइनेटिक और थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी सेम रहती है, बट ग्रेफाइट के अंदर ये केस, ये नहीं वाला है. केस नहीं अरे उल्टा हो जाता है. क्या हो जाता है भाई? उल्टा. हाँ. ना एक काम बताओ, तुमको थोड़ी बहुत तो अक्ल होगी, ठीक है, भगवान की दया से, है ना? है कि नहीं? अरे हाँ. है सर आपकी सर. दया से बहुत ज्यादा है. क्या कह रहे हो? आपकी दया से बहुत ज्यादा है. नहीं, मैं भगवान की बात कर रहा हूँ, मेरी दया तो बनी रहेगी तुम्हारे ऊपर, बदतमीजों. अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ? सर 1 मिनट वो दिखाना. हाँ, क्या दिखाना है? लो, दिख गया? हाँ सर ठीक है. कैसा महसूस कर रहे हो? हो गया सर. Okay. Relieve. Listen now, buffoons. Listen. Very important. Where were we? हाँ, कार्बन और ग्रेफाइट की बात हो रही है, ठीक है. यार एक काम करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, थोड़ा ना फील फैक्टर बढ़ाते हैं, ठीक है. देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कार्बन है ना ग्रेफाइट, उस कार्बन ग्रेफाइट को बर्न कर रहा हूँ in the presence of oxygen gas. If I'm burning in the presence of oxygen gas, I am getting carbon dioxide gas. Agreed? है कि नहीं? हाँ सर. Yes, sir. सेम रिएक्शन में डायमंड के साथ कर रहा हूँ, कार्बन डायमंड प्लस अगेन ऑक्सीजन गैस, अगेन मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा हूँ, ठीक है. अब सीन ये है कि यहाँ पे ये डेल्टा H1 है, कितना एनर्जी चेंज आया? डेल्टा H1. यहाँ पे आया डेल्टा H2. तो यार एक बात बताओ, कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा? डायमंड को बर्न करूं ऑक्सीजन के साथ तब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, या फिर ग्रेफाइट को ऑक्सीजन के साथ बर्न करूं तब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी?
सर डायमंड को बर्न करने हम्म। से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ग्रेफाइट को ना ग्रेफाइट को या डायमंड को? सर, ग्रेफाइट। सर डायमंड को, क्योंकि उसके पास हीट अच्छा, कंटेंट ज्यादा है। आदित्य सर, ग्रेफाइट। डायमंड, और तुम बोल रहे हो ग्रेफाइट। बाकी बच्चा पार्टी क्या बोल रही है? ओम ग्रेफाइट, अमित अमित ठीक है, अर्नव ग्रेफाइट ठीक है। आदित्य क्वेश्चन ये था कि ग्रेफाइट को बर्न करूं, 1 मोल ग्रेफाइट को बर्न करूं, 1 मोल कार्बन को बर्न करूं, कहाँ पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी? ये हर्षद होगा। हर्षद कभी तो यूज कर लिया करो यार, दिमाग के अंदर अच्छी भली चिप लगा रखी है तो। सर डायमंड। डायमंड। ओके गाइस लिसन। नहीं सर, ग्राफाइट ग्राफाइट अच्छा ग्राफाइट। ग्रेफाइट ग्रेफाइट चलो ठीक है। गाइस लिसन लिसन, एक काम करते हैं। ये जो डायग्राम बना रहा हूं ना, इसे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताइए क्या रिप्रेजेंट करता है? एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स एंड इंटरमीडिएट्स इन द कोर्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ इस y एक्सिस पे वी आर प्लॉटिंग एनर्जी। क्या प्लॉट करते हैं? एनर्जी। और इस x एक्सिस पे वी आर प्लॉटिंग टाइम। इसको टाइम बोल सकते हो या रिएक्शन पाथवे बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रिएक्शन पाथवे। और रिएक्शन पाथवे को ना रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स भी बोला जाता है। ठीक है, अरे एनर्जी बेटा जो बताएगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट और सबका एनर्जी। ठीक है, अगर ओके मैं सर। अगर मैं कोई भी रिएक्शन कंसिडर करूं, फॉर एग्जांपल रिएक्टेड गिव्स प्रोडक्ट्स P, तो R से प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अंडरस्टैंड वन थिंग, ये ना रिएक्टेंट की एनर्जी है। क्या है ये जो एनर्जी है? किसकी है? रिएक्टेंट। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सिर्फ रिएक्टेंट ही था, हाँ। तो दैट इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कोई भी रिएक्शन ना इस तरीके से प्रोपगेट करती है, पता है क्या? लिसन, एनर्जी डायग्राम इस तरीके से रहता है। देखो सीन क्या है, अगर मैंने रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट लिया, फॉर एग्जांपल H2 प्लस I2 गैस गिव्स HI लिया। ठीक है, पता है क्या? H2 एंड I2 क्या करेंगे? आपस में रिएक्ट करें। करेक्ट? कह दो हाँ, प्लीज कह दो हाँ, हाँ प्लीज प्लीज कह दो हाँ। हाँ हाँ तो अबे तू कह रहा है ना, बाकी सारे कह दो हाँ। हाँ नहीं, सर। listen, अब listen, होता क्या है, जब ये कोलाइड करने वाले होते तो मुझे HI के बीच में नए बॉन्ड्स बना रहे हैं। करेक्ट? और हाइड्रोजन के बीच में पुराने बॉन्ड ब्रेक करने हैं। एग्रीड? तो एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें ना हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटना शुरू होते हैं, आयोडीन के बीच में बॉन्ड टूटना शुरू होते हैं, और हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड बनना शुरू होते हैं। गेटिंग इट? तो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन लिखेंगे, यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है तो बॉन्ड ब्रेकेज लिखेंगे, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन लिखेंगे, और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज लिखेंगे। फाइनली क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, तो मेरे पास HI मॉलिक्यूल्स आते हैं। गेटिंग इट? तो ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था। कोई डाउट? ये जो एक स्टेज है ना, इस स्टेज पे जहां पे बॉन्ड टूट रहे हैं, पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं, इस स्टेज को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। कोई भी रिएक्शन बिना ट्रांजिशन स्टेट के पॉसिबल नहीं है। और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे ज्यादा हाई होती है। गेटिंग इट?
हाँ हाँ, क्योंकि मेरे को बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं इनिशियली, तो मुझे एनर्जी देना पड़ेगा ना, अगर नए बॉन्ड तोड़ने पुराने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे तो सीन क्या है, हर एक रिएक्टेंट को ना पहले ट्रांजिशन स्टेट बनाना पड़ता है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है। जो एनर्जी रिएक्टेंट को लगे जिसकी वजह से वो ट्रांजिशन स्टेट बनाए, तो इतनी एनर्जी मुझे रिएक्टेंट को देनी पड़ी ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट बनाए। जब तक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगा तब तक प्रोडक्ट नहीं आएगा। गेटिंग इट? नो, दिस इज द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो रिएक्टेंट को मुझे कुछ मिनिमम एनर्जी देनी पड़ी ताकि ये भाई साहब ट्रांजिशन स्टेट बनाए। तो ये जो एनर्जी है, जिस एनर्जी को मुझे देना पड़ा उसको, इसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। एंड नाउ अंडरस्टैंड, मैंने तुमको ना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का डेफिनेशन दिया था, याद है? दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का डेफिनेशन दिया था, याद है भगवान जी? यस सर। एक बार बताओ क्या था वो स्पॉन्टेनियस डेफिनेशन और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और प्रोसेस का डेफिनेशन? Sir, it's a Sir, process एक which दो- takes place on its own. देखो, और या ऐसा फिर प्रोसेस जो खुद ब खुद हो जाए उसे एक बार स्पॉन्टेनियस। ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद हो जाए उसको क्या बोलते हैं? Spontaneous process. Spontaneous. और ऐसा प्रोसेस जिसको पहले एक बार- थोड़ा सा एनर्जी देना पड़ता है जिससे वो स्टार्ट हो जाए, और उस स्टार्ट होने के बाद वो खुद ब खुद हो, उसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। तो दो डेफिनेशन थी, राइट? हाँ सर। हाँ SS012, I have told you multiple times, write your name here, isn't it? It's very difficult to actually call you by ID. Now what do you want me to explain again, like this entire transition state wala part or the spontaneous wala part? Okay, now what I'm saying that पहले अपना नाम चेंज कर। हाँ सर श्रेयांश होगा। हाँ, सर उसका नाम शायद से श्रेयांश है। श्रेयांश है। यस। ओके फाइन। श्रेयांश लिसन, पता ही नहीं, मतलब पता ही नहीं चलता कौन पूछ रहा है कौन नहीं पूछ रहा है। तो एनीवेज लिसन, होता क्या ट्रांजिशन स्टेट में, देखो मेरे पास ना रिएक्टेंट है। अगर कोई भी रिएक्शन होता है तो इनिशियल बॉन्ड्स तोड़ने पड़ते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। एग्रीड? अरे हाँ या ना? हाँ, तो सबसे पहले क्या होगा, मैंने क्या करना है, इसके जो बॉन्ड है ना थोड़े बहुत इनिशियली तोड़ने हैं। जब तक मैं इनिशियल बॉन्ड नहीं तोड़ूंगा तब तक नए बॉन्ड नहीं बनेंगे। तो फर्स्ट आई हैव टू प्रोवाइड एनर्जी टू हाइड्रोजन एंड आयोडीन मॉलिक्यूल सच दैट सम बॉन्ड ब्रेकेज टेक्स प्लेस। जैसे बॉन्ड ब्रेकेज टेक्स प्लेस होता है वैसे बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। तो दैट इज अ पर्टिकुलर स्टेट जहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, और उस पर्टिकुलर स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बना सकता बिना इस ट्रांजिशन स्टेट को अचीव किए हुए। So until and unless it is the reactants are not achieving transition state, they cannot form product. Then after some time the transition state will decompose to form product, and the product energy will be very high because only bond forms. The product energy will be very less because the new bonds will be intactly formed. Now listen, this is the reactant energy, this is the transition state energy, this is the product energy. Now the amount of energy which the reactant is required to form a transition state, उसे activation energy कहते हैं। Until unless it is not forming a transition state, it cannot be activated. ठीक है? Now understand one thing, every damn chemical reaction require activation energy. Understood? Yeah, every damn chemical reaction requires what? Activation energy. Yeah, now just tell me one thing, if every damn after achieving transition state, will it be automatic? Yeah, it is automatic. Now understand one thing,
understand one thing. For petrol, that spark is an activation energy. For coal, sir. Yes. you are heating the coal till it becomes spontaneous, and it keeps on happening by its own, right? Correct. Now, when you put NaOH into HCl, NaCl and water formation takes place. Here, you don't have to give heat because room temperature is enough to provide activation energy. Getting it? तो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर में जितना एनर्जी होगा ना, वो काफी होगा उस रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, बिकॉज सराउंडिंग इज आल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट? यस सर. हाँ, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग. Every chemical reaction, once activated, it keeps on happening. So that is known as spontaneous reaction. Getting it? Now understand, I'm writing down the definition of spontaneous reaction. The reaction which once get activated by absorbing what? Activation energy. Activation energy will keep on occurring by its own. Getting it? बिकॉज अमित, मैं ऊपर भी डाल सकता हूँ, नीचे भी डाल सकता हूँ. अमित पूछ रहा है कि मैंने प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से कम क्यों डाला. वो मेरे ऊपर है. प्रोडक्ट ऊपर भी लिख सकता हूँ, नीचे भी लिख सकता हूँ. हाँ, अब इस केस के अंदर ध्यान से सुनना. ये जो प्रोडक्ट आया, इसका एनर्जी ये है. तो फाइनली इनिशियल रिएक्टेंट का एनर्जी इतना था, प्रोडक्ट का एनर्जी इतना था. जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो जो फाइनल एनर्जी चेंज होगा वो प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी होगा ना. हाँ सर. ना फाइनल एनर्जी रिएक्टेंट से कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है. कम हो रहा है. ये डेल्टा जो है ना वो नेगेटिव है. नेगेटिव आएगा. कौन सी रिएक्शन है ये? Exothermic. एक्सोथर्म. बात समझ में आई? सर यस ये एक्टिवेशन एनर्जी नहीं समझा. बेटा, हर एक रिएक्टेंट को ना एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म कर सके. गेटिंग इट? अच्छा, जब तक वो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म नहीं करेंगे तब तक नए बॉन्ड नहीं बनेंगे. बस. अंडरस्टूड? तो समझ गया. ट्रांजिशन स्टेट पे सबसे ज्यादा एनर्जी की होती है, एक बार बिकॉज बेटा पहले ना बॉन्ड टूटते हैं, उसके बाद बनना शुरू होता है. तो बॉन्ड, इनिशियल बॉन्ड तोड़ने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो एनर्जी देगा तुमको? देनी पड़ेगी. हाँ, तो बॉन्ड फॉर्मेशन लैग्स बिहाइंड बॉन्ड ब्रेकेज. ठीक है? ठीक है. हाँ. Guys, understood? यस सर. मैं स्क्रॉल नीचे करूँ डाउन. स्क्रॉल? यस. पता है क्या मैंने ये सब कुछ क्यों किया तुम्हारे साथ? ये एक्टिवेशन एनर्जी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्यों लिखा? इसका कुछ तो रीजन होगा ना. मैंने स्टार्ट किया था डायमंड कार्बन से, राइट? हाँ हाँ, फील फैक्टर, वही फील फैक्टर दिखाना तुमको भी. गाइस, आगे चलें? सर 1 मिनट लिखना है. जरूरी है? Okay. हो गया सर. हो गया. Okay, guys, listen now. We have done that thing, this thing. चलो great. अब ना मेरी बात सुनो ध्यान से. मेरे पास दो चीजें थी, ठीक है? एक तो कार्बन ग्रेफाइट और एक कार्बन डायमंड, राइट?
ये ग्रेफाइट वाला ग्रेफाइट है, ठीक है। उसको मैंने ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट किया, इसको मैंने ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट किया एंड इट इज फॉर्मिंग CO2। ये भी CO2 बन रहा है। यार एक बात बताओ, इन दोनों के अंदर प्रोडक्ट सेम है कि अलग अलग है? ये मत कहना कि कार्बन ग्रेफाइट से है और ये कार्बन डायमंड से है तो प्रोडक्ट अलग अलग होंगे। सेम है प्रोडक्ट। सेम है। ऑब्वियसली सेम है, राइट? CO2 है। तो मैंने ना सेम प्रोडक्ट बनाया, तो लेट्स से दिस इज द एनर्जी ऑफ अ प्रोडक्ट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। एग्रीड? I just switch off your video, yeah. Now tell me one thing, this is energy, this is reaction pathway या फिर reaction coordinates या फिर time. Just tell me one thing, कार्बन ग्रेफाइट का एनर्जी ज्यादा है कि कार्बन डायमंड का एनर्जी ज्यादा है? कहाँ लिखूं यहाँ पे? तो नीचे बड़ा सा ग्राफ बना। अरे बेटा, डायमंड को ऊपर लिखूं या ग्रेफाइट को ऊपर लिखूं डायमंड से? सर डायमंड डायमंड को को ऊपर लिखो। हाँ, तो ये तुम्हारा डायमंड है, ये तुम्हारा ग्रेफाइट है। कोई डाउट? सर एक काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं। क्या एनर्जी लिख रहे हैं। एनर्जी लिखा है? ई काइनेटिक एनर्जी के कहाँ से दिख रहा है? सॉरी स्टेबिलिटी, सॉरी ई लिखा है। अब एक बार बताओ, डायमंड को कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ग्रेफाइट को ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए? कौन इजीली रिएक्ट करेगा, डायमंड या ग्रेफाइट? एक्टिवेशन एनर्जी। सर डायमंड को कम एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी। बेटा डायमंड को ज्यादा वेरी लगेगी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो डायमंड का रिएक्टिविटी इजी होगा कि ग्रेफाइट का रिएक्टिविटी इजी होगा? ग्रेफाइट का इजी होगा। ग्रेफाइट का इजी होगा। अगर मेरे को डायमंड को रिएक्ट करवाना तो ज्यादा एनर्जी लगेगी कि ग्रेफाइट को? सर डायमंड को ज्यादा डायमंड को। तो समझो इस चीज को कि डायमंड का जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो बहुत हाई होगा। सर वो डॉटेड लाइन किस चीज के लिए? बेटा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है यार वो, मतलब भगवान से तो डरो, राइट? लिसन, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर व्हाट? डायमंड। ग्रेफाइट जो है उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगा, तो लेट्स से दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ग्रेफाइट। सेम प्रोडक्ट बनाया तो ग्रेफाइट का जो एक्टिवेशन एनर्जी लगा वो इतना लगा, और डायमंड का जो एक्टिवेशन एनर्जी लगा वो ऊपर लगा, दिया हुआ है वाइट में, ठीक है? तो दिस इज द एनर्जी ऑफ डायमंड। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी को देखा जाए, इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो केमिकली कौन फास्टर रिएक्ट करेगा, ग्रेफाइट या डायमंड? ग्रेफाइट। समझ में आया केमिकल रिएक्टिविटी का? यस। अब एक बात बताओ, जब ग्रेफाइट को मैंने प्रोडक्ट बनाया, ग्रेफाइट से कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो रिएक्शन तो सेम है, प्रोडक्ट ओनली रिएक्टेंट डिफरेंट है, प्रोडक्ट सेम है, करेक्ट? डेल्टा एच क्या होता है? दोनों का एनर्जी डिफरेंस, राइट? अरे बच्चा पार्टी है कि नहीं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का एनर्जी इतना है, ग्रेफाइट का एनर्जी इतना है, तो चले से ये डेल्टा एच होगा ग्रेफाइट वाले का। यस। और डायमंड जब तुम्हारा वापस से CO2 बनेगा, तो ये तुम्हारा वापस से CO2 बना, तो ये एनर्जी डिफरेंस डायमंड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में, ये है एनर्जी डिफरेंस, राइट? तो ये तुम्हारा डेल्टा एच हो जाएगा किसका? डायमंड से कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो डायमंड से कार्बन डाइऑक्साइड का डेल्टा एच डैश, इसका डेल्टा एच, करेक्ट? यार एक बात बताओ, ग्रेफाइट डायमंड से कितना स्टेबल है? थर्मोडायनामिकली। ये कौन था? लिसन, दिस इज द स्टेबिलिटी, राइट? करेक्ट? ये तुम्हारा यस ये किसका है? डेल्टा एच वन, डेल्टा एच डैश ये रहा और डेल्टा एच ये रहा, तो मुझे ये वाली एनर्जी कैसे मिलेगी बताओ जरा? सर डेल्टा एच डैश माइनस डेल्टा एच। वेरी गुड, will be like delta H dash minus delta H. That is the energy difference between diamond and
ग्रेफाइट. Graphite. Understood? Understood? हाँ sir. अब Yes. थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात, ये तो Sir. तुम्हारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, अब थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात पे बात करते हैं. ठीक है. हाँ बेटा बोल. डेल्टा एच मैंने डेल्टा एच का सूट क्या बोला क्या सर? वो डेल्टा एच मैंने डेल्टा एच का सूट क्या बोला? यार, डेल्टा एच डैश ये होगा एनर्जी ऑफ डायमंड माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. ये डायमंड से जब प्रोडक्ट बनेगा तब डेल्टा एच डैश आएगा, राइट. और डेल्टा एच का मतलब ग्रेफाइट से जब CO2 बनेगा, ये होगा डेल्टा एच. करेक्ट यस सर. है ना. एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रेफाइट इज डेल्टा एच, राइट. एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इज डायमंड, राइट. डेल्टा एच डैश, राइट. यस सर. हाँ, तो मेरे पास ये डेल्टा एच डैश आ गया, डेल्टा एच आ गया. दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस इतना है, तो डेल्टा एच डैश को डेल्टा एच से हटाऊंगा तो एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा ना. यस सर. यस. अब मेरी बात सुनो. ग्रेफाइट और डायमंड में से ज्यादा स्टेबल कौन सा था? डायमंड. डायमंड. दोबारा बोलना. हाँ, डायमंड और ग्रेफाइट में से ज्यादा स्टेबल कौन सा? Graphite. ग्रेफाइट. जब ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है डायमंड से, तो एक स्टेबल कंपाउंड ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बना रहा है और एक अनस्टेबल कंपाउंड ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बना रहा है, तो कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा? स्टेबल टू मोर स्टेबल या अनस्टेबल टू मोर स्टेबल? Unstable to more stable. तो डायमंड से जब ये बनेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जिससे ये बनेगा तो कम एनर्जी रिलीज होगी. दैट्स व्हाट वी हैव प्रूव्ड हियर. हाँ. गेटिंग इट. और एक चीज और सुन लो, जो तर्क वितर्क हैं, मतलब जिस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, लेट्स से ये जो डेल्टा एच है वो ले लो -100, ये जो डेल्टा एच डैश है इसको ले लो -110. बाप माइनस, हाँ 110. तो एक बार बताओ, वो ये पूछेगा मुझे ये बताओ कार्बन डायमंड से जब कार्बन ग्रेफाइट बनेगा तब इसका डेल्टा एच कितना होगा. गेटिंग इट. तो इन दोनों रिएक्शन को स्टडी करो. ये जो रिएक्शन है, ये नीचे वाली रिएक्शन, ये जो नीचे वाली रिएक्शन है इसको एज इट इज लिख दो. करेक्ट. जब इसको एज इट इज लिखोगे तो रिएक्टेंट की साइड में डायमंड आ जाएगा और इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दो. गेटिंग इट. तो प्रोडक्ट साइड में ग्रेफाइट आ जाएगा. कोई डाउट इसके अंदर? समझ में आ रही मैंने क्या बोला? सर वापस बोलो ना. हाँ, हाँ जी. सुनो सुनो, एक काम करता है. या सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को प्रोडक्ट में कार्बन ग्रेफाइट चाहिए, तो मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं. मैंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स कार्बन ग्रेफाइट लिख दिया. कोई डाउट? जब फॉरवर्ड रिएक्शन का एनर्जी -100 है तो बैकवर्ड का कितना होगा? सर आपने उल्टा करके लिखा तो O2 गैस को भी ग्रेफाइट के साथ होना चाहिए था ना. हाँ ना बेटा, वही तो लिखना था. अरे रुको, टाइपोग्राफिकल एरर है ये. क्या है? टाइपो है सर. Typical error. टाइपो है. रुको एक मिनट. गिव्स कार्बन ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन गैस. ठीक है, करेक्ट. और नीचे हाँ, वाली रिएक्शन को एज इट इज लिख दो, तो यहाँ आ जाएगा कार्बन डायमंड प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स CO2 गैस. इसका डेल्टा एच कितना है? सर -110. अब एक काम करो, दोनों को अगर ऐड करोगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कट जाएगा.
कार्बन डाइऑक्साइड से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ सर। अब फाइनली क्या बचेगा? कार्बन डायमंड टू कार्बन ग्रेफाइट सर। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा? डेल्टा एच। सर -10। Understood? So this is how we calculate the energy changes with the help of a reaction. Getting it? तुम या पूरे में जो रिएक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. हाँ. So we can see directly then this diamond is more. Yeah, correct. हाँ बेटा दिव्यांश, सिर्फ उसमें करेक्ट वैसे ही क्या है थर्मोडायनामिकली, बिकॉज वी आर यूजिंग डेल्टा एच वैल्यू. जब डेल्टा एच यूज करते हैं तो हम सिर्फ एनर्जी कंटेंट की बात करते हैं, थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं. हाँ, एनीवेज एनी कोई डाउट इसके अंदर? समझ में आया कि अगर कोई दो रिएक्शन डेल्टा एच डैश माइनस डेल्टा एच हमको एनर्जी डिफरेंस क्यों मिला? बेटा एक बात बताओ, ग्राफ देखा तुमने? हाँ सर. अगर ये ग्राफ देखोगे तो ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा डेल्टा एच डैश है, ठीक है? हाँ. ये तुम्हारा डेल्टा एच है. दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा ना बेटा. हाँ. और ये क्या एनर्जी डिफरेंस है ना? हाँ सर. आया ना, है ना? यस. चले आगे. यस. ओके ग्रेट. सर एक मिनट लिखने दो. बेटा उल्टा करने की जरूरत पड़ती है. जी डन. Yes sir, done. Om, the thing is better to add or subtract the reaction so that you will get the actual plus or minus sign. वरना खुद कंफ्यूज हो जाओगे. गेटिंग इट? या तो इतना कैलिबर रखो कि तुम्हें पता है कि डायमंड से ग्रेफाइट बन रहा है तो डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, तो तुम सब्ट्रैक्ट करने के बाद खुद से नेगेटिव डाल दो अगर तुम्हें पॉजिटिव मिल भी रहा है तो इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड क्वेश्चन सॉल्व करने के वक्त लगना चाहिए. ठीक है, अगर डायरेक्टली करना है तो. या So I'm fine with everything. Okay, guys, आगे चलें. समझ में आया ये फील फैक्टर, स्टेबिलिटी, वेबिलिटी? Yes sir. चलो ग्रेट. एक्टिवेशन एनर्जी पता लग गया तुमको मजाक में, राइट? चलो ओके. नाउ वेयर वी, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन, राइट? अभी हमने फॉर्मेशन किया है और कंबर्शन किया है, राइट?
Correct. Now next is enthalpy of phase transformation. Hey, what do you mean phase transformation? So solid liquid gas state change करते हैं. हाँ, अरे एक सुनो, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, एंड गैस टू सॉलिड. गेटिंग इट? और एलोट्रॉपिक चेंज को भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन कहता है. अच्छा एक बात बताओ, फेज का मतलब क्या होता है? फेज चेंज का मतलब क्या होता है? जस्ट वांटेड टू हैव अ फील ऑफ फेज चेंज. व्हाट डू यू मीन अ फेज चेंज? अगर सपोज करो लिक्विड जो है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो तुमको कैसे पता लगेगा कि ये फेज चेंज है कि नहीं है? So physical properties अलग हो जाती हैं. नहीं नहीं, वो तो ठीक है यार, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी. और मतलब देख के कैसे बताओगे कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है? हीट रिलीज होगी कैसे? अरे बाबा, ये देख के पता लगेगा तुमको हीट रिलीज हो रही है? मतलब क्या हो तुम? No. आंखों में नाइट तो विजन Thermometer. क्या है? इंफ्रारेड क्या देख सकते हो तुम? मतलब अमित कह रहा है काइनेटिक एनर्जी और पार्टिकल्स देख लेंगे. मतलब अमित को ना जब पानी पीता तो देखता है उसको कि कहाँ का सर मॉलिक्यूल. देखेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिर वो फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है. अरे बेटा सीन क्या है, जब भी तुम्हें ना दो स्टेट के बीच में अगर तुम्हें पता लग रहा है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, तो दोनों के बीच में ना एक विजिबल बाउंड्री होती है. So टेम्परेचर जब कांस्टेंट. सॉलिड और लिक्विड कन्वर्जन हो रहा है तो सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक बाउंड्री तुमको दिखती है. हाँ सर. गेटिंग इट? और उस बाउंड्री के हिसाब से सारी चीजें होती हैं. अब लिक्विड गैस के बीच में, लिक्विड है और ऊपर गैस है, तो दोनों के बीच में एक अपरेंट बाउंड्री है ना. बता सकते हो ना कि ये बाउंड्री है जो पानी और गैस को सेपरेट कर रही है, राइट? हाँ सर. जब सॉलिड सबलाइम करेगा तो नीचे सॉलिड बचा होगा, ऊपर गैस होगी, तो सॉलिड का जो सरफेस होगा वो बाउंड्री होगी कि नहीं होगी? होगी सर. अब एलोट्रॉपिक चेंज में क्या होगा? सपोज करो कार्बन और डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है, तो कार्बन जब डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों सॉलिड हैं, ठीक है, तो क्या दोनों के बीच में कोई बाउंड्री दिखेगी तुमको? नो सर. क्या बात कर रहे हो यार? मतलब मैं सर दिखेगी एक मिनट. कमरे एक ग्लास के अंदर डायमंड और कोयला मतलब ग्रेफाइट साथ में रख के मैं हिला दूं तो तुमको दिखेगा नहीं कि कौन सा डायमंड और कौन सा ग्रेफाइट है? दिखेगा सर. बाउंड्री दिखेगी नहीं दिखेगी? दिखेगी. जब भी विजिबल बाउंड्री एग्जिस्ट करती है तो उसको क्या बोलते हैं? फेज ट्रांसफॉर्मेशन. क्या बोलते हैं? तो सॉलिड और सॉलिड, ट्रांसफॉर्मेशन. जनरली लोगों को लगता है सॉलिड और सॉलिड के बीच में फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है. ऐसा नहीं है. अगर दोनों सॉलिड के अलग अलग टाइप के हैं तो दोनों सॉलिड को तुम आंखों से देख के बता सकते हो ना कि ये अलग सॉलिड है, अलग सॉलिड है. अगर शुगर और सॉल्ट को आपस में मिक्स कर दो तो मैं शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स अलग से दिखेंगे ना. दिखेंगे सर. तो उसको कहते हैं फेज. तो दो फेज के बीच में हमेशा एक बाउंड्री एग्जिस्ट करती है, और अगर वो बाउंड्री एग्जिस्ट कर रही है और वो तुमको दिख रहा है तो उसे फेज ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? हाँ सर. हाँ, तो सॉलिड और सॉलिड दो डिफरेंट फेजेस हैं. अगर किसी ने बोला ना कि सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, तो ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? तुम क्या बोलोगे? हुआ. हुआ. देखो, बिकॉज तुम्हें क्या मिलेगा? एक बाउंड्री मिलेगा बीच में. गेटिंग इट? थका दिया. अंडरस्टूड गाइस? यस अंडरस्टूड? सर. हाँ. Yes, sir. लिसन. अब सॉलिड टू लिक्विड, obviously a particular solid is existing in equilibrium with a particular liquid. ये इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट करता है? जब टेम्परेचर क्या हो? Critical.
नहीं, सर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड हो या फिर मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड हो। मेल्टिंग पॉइंट बेटा, हमेशा याद रखना जब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के इक्वल होना तब सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन एंड लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। पता है क्या, अगर तुमने एक इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर, समझना है इस चीज को, ये इंसुलेटेड थर्मल फ्लास्क है, इंसुलेटेड कंटेनर है, अगर इस इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर कुछ आइस रखा और कुछ वाटर रखा तो आइस मेल्ट नहीं होगा वाटर के अंदर। जितना आइस पड़ा हुआ है ना उतना ही आइस रहेगा, जितना वाटर पड़ा हुआ है ना उतना ही वाटर रहेगा। गेटिंग इट? इसका अमाउंट चेंज नहीं होगा, मतलब रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर एंड रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर टू आइस एग्जैक्टली सेम होता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। हाँ, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं दीदी इसको। और ये जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है वो कब करता है, जब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के इक्वल होता है। तो जब मेल्टिंग पॉइंट में रहता है तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट, सॉलिड और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अब अगर तुम उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मेल्टिंग पॉइंट पर ही इसको एनर्जी देनी पड़ती है। गेटिंग इट? और उस एनर्जी को लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और जब तक वो एनर्जी नहीं दोगे तो लिक्विड और सॉलिड और लिक्विड का जो कंटेंट है वो हमेशा क्या रहेगा? सर सेम अमाउंट सेम सेम, कांस्टेंट, सेम नहीं Equilibrium. कांस्टेंट। अरे डिपेंड करता है ना, 1 किलो आइस तुमने 100 ग्राम पानी में डाल दिया या 100 ग्राम आइस तुमने 1 किलो पानी 1 लीटर पानी में डाल दिया तो द अमाउंट विल रिमेन Ice सेम। सॉलिड जितना डाला है उतना ही पड़ा रहेगा जब तक तुम कोई हीट नहीं दे रहे हो। तो तुम्हें कितना एनर्जी देना पड़ा? लेटेंट हीट ऑफ fusion. फ्यूजन। अंडरस्टैंड? सो what do you mean by latent heat of fusion? Latent heat of fusion, it is the amount of energy which should be given per gram of a substance to change, to convert to convert that substance into liquid, to convert that substance from its solid phase to liquid phase. Getting it? है ना? इसे Yes, कहते sir. लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब मोलर हीट ऑफ फ्यूजन क्या कहेंगे? सर पर मोल जितनी हीट लगती है या एनर्जी रिक्वायर्ड पर मोल, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड पर विच शुड बी गिवन पर मोल। अच्छा एक बार बताओ, 1 ग्राम अगर आइस, 1 ग्राम आइस को 1 जूल लगता है, ठीक है? तो 18 ग्राम आइस इज 1 मोल, राइट? अरे 1 ग्राम आइस को 1 जूल लगता है, तो 1 मोल में जो 18 ग्राम होता है तो 18 ग्राम आइस को कितना जूल लगेगा? 18 की हाँ, तो वेरी गुड। शैल आई से दैट डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू योर मॉलिक्यूलर वेट इनटू LF, लिख सकता हूँ? यस सर। ठीक है, मेरे लाल पीलो हरे नीलो, इतना समझ में आया? यस सर। सिंपल है, क्या? तो हाँ, हाँ सर। चलो बढ़िया। लिख लिया, आगे चले। वो LF पर मोल है ना, LF पर ग्राम है बेटा। पर ग्राम। हाँ, LF इज पर ग्राम, और ये 1 मोल के लिए किया है हमने। HF इज पर मोल।
पर मोल, अभी तुमने ही बोला ना कि अगर 1 मोल वाटर लोगे तो 18 जूल लगेंगे और 1 ग्राम लोगे तो 1 जूल लगेगा, तो 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पर मोल आएगा ना। तो 18 Yes, क्या मॉलिक्यूलर मास है कि नहीं है? yes. हाँ, तो बस वही है। सर एक बार स्क्रॉल अप करो। सच में यस सर। यहाँ से या उससे ऊपर? बस बस। सर अब वो डेफिनेशन दिखा दो। ओके, ओके। हो गया सर। ग्रेट, वेरी गुड। चलें आगे। बेटा अमित, मैंने बोला कि अगर 1 ग्राम पानी को अगर लिक्विड कर मतलब आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो 1 जूल लगता है। तो 1 ग्राम को 1 जूल लग रहा है, तो 1 मोल आइस मतलब 18 ग्राम, तो 18 ग्राम को कितना जूल लगेगा? एक ग्राम आइस को अगर 1 जूल लग रहा है तो 1 मोल के अंदर 18 ग्राम होता है, तो 18 ग्राम को कितना लगेगा? 18 जूल। हाँ, तो मॉलिक्यूलर मास से अगर मैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को मल्टीप्लाई करूंगा तो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। समझ में आई बात? सिमिलरली अगर 1 मोल लिक्विड है और एनी लिक्विड इज देयर, ठीक है, when liquid is supplied by energy at a particular temperature where it is existing in equilibrium with the vapor form of it, when it boils, then the temperature is known as boiling point, ठीक है। तो उस प्रोसेस में जब भी कोई भी हीट दी जाती है उसे बोलते हैं latent heat of वेपराइजेशन। What is latent heat of vaporization? Energy required per gram of liquid to convert into vapor form at its boiling point. Understood? इसे बोला जाएगा डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू एलवी। अंडरस्टूड? ये मोलर हीट है, ये लैटेंट हीट है। अंडरस्टूड? अरे हाँ या ना? अगर सॉलिड को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गैस में कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टली तो इसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सॉरी सब्लिमेशन। ठीक है। और अगर एलोट्रॉपिक चेंज होता है जिसमें कार्बन ग्रेफाइट तुम्हारा कार्बन डायमंड में कन्वर्ट होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा एच ऑफ एलोट्रोपिक चेंज। एलोट्रॉपिक चेंज, एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। भाई साहब समझ में आया तुमको सारे डेल्टा एच जो कि फेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आते हैं? समझ में आया? अरे गाइस अंडरस्टूड? आगे चलें? यस सर। आगे Yes, चलें? sir. सर।
Yes, sir. Very good. Listen. लिख लिया? Yes, sir. Okay. Next, bond energy or bond enthalpy. दो टाइप की बॉन्ड एंथैल्पीज होती, मतलब दो टाइप में रिप्रेजेंटेशन होता है बॉन्ड एंथैल्पी का. एक होता है बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. जनरली रिएक्शंस में ये दिया होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी. एक बात बताओ, एक एटम ए है, एक एटम बी है. जब दोनों एटम्स आपस में आ रहे हैं, इट इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड ए बी. ठीक है. नाउ दिस इज एन एटम, मतलब एटॉमिक फॉर्म में लिया. दिस इज अनदर एटम, अगेन इट इज एन एटॉमिक फॉर्म, और ये बॉन्ड बना रहा है. अगेन दैट विल बी अ सिंगल बॉन्ड. तो इस गैसियस स्टेट की बात हो रही है. बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा गैसियस स्टेट में कैलकुलेट करते हैं. तो एक बात बताओ, जब ए और बी आपस में इंटरैक्ट करके नया बॉन्ड बना रहा है, तो उस बॉन्ड बनने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे, है ना बाबा? Yes. अगर ए और बी Yes. आपस में बॉन्ड बना रहा है, उस बॉन्ड से जो एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबिलिटी आएगी, उसे बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे. तो लेट्स से इस प्रोसेस में ना जो डेल्टा एच आया, वो आया लेट्स से -200 जूल. ठीक है. और हमेशा याद रखना स्टेट कौन सा होता है? Gaseous state, sir. गैसियस स्टेट. बॉन्ड एनर्जी हमेशा गैसियस स्टेट में कैलकुलेट की जाती है. अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे इस प्रोसेस को वापस करना है, अगर ए और बी आपस में कंबाइन करके ए बी बॉन्ड बन रहा है, 200 जूल एनर्जी मिल रही है, तो मुझे कितना एनर्जी इसको देना पड़ेगा मिनिमम, ताकि ये वापस में ए और बी में कन्वर्ट हो जाए? Sir, 200 जूल. तो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही है ना? Yes, sir. Yes, sir. फर्क कहाँ आ रहा है? Sir, sign और Sign. बॉन्ड एनर्जी का तो फॉर्मूला डेफिनेशन हो गया. इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ energy release which takes place during the formation of किलोजूल पर मोल में कैलकुलेट होता है ये. तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, 1 mole of bonds in its gaseous state, or it is the minimum amount of energy is the minimum amount of energy which should be given in order to break one mole of gases, 1 mole of bonds in its gaseous state. Understood, guys? Yes, sir. Okay.
ओके ग्रेट। तो जो हम एनर्जीज यूज करते हैं ना, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या यूज करते हैं हम लोग? क्या एनर्जी यूज करते हैं हम लोग? बॉन्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एनर्जी। पॉजिटिव में लेते हैं जब भी हमें डेल्टा डेल्टा एच कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो इतना लिख लिया, आगे चले। Yes, sir. ओके नाउ Sir, can you show latent heat of vaporization definition one? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का डेफिनेशन लिखा था, हाँ ये रहा। Yes, sir, done. वेरी गुड। ओके गाइस, डन, यस। कूल। आगे चले। ओके नाउ लिसन, सपोज करो एक रिएक्शन है, ए गैस प्लस बी गैस गिव्स सी गैस प्लस डी गैस। देखो इसका ना डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है? तो हमेशा याद रखना डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज, again summation of bond energies of reactants माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट। मुझे पता है मैंने रिएक्टेंट लिखा है, मैंने प्रोडक्ट लिखा है। चक्कर क्या है, एक्चुअली में ये नए बन रहे हैं ना, अगर जब बन रहे होंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे कि गेन करेंगे? रिलीज करेंगे। हाँ, तो इन्होंने लेट्स से एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करी, तो मैं बोल सकता हूँ कि बॉन्ड बनने की वजह से ना एक्स एनर्जी रिलीज हुई। गेटिंग इट? है ना? सर उनके बॉन्ड्स तोड़ने के लिए भी तो लगे होंगे ना एयर भी। लाल, अभी मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला अभी? जब नए बॉन्ड्स बने होंगे तो एक्स एनर्जी रिलीज हुई, कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। यहाँ पे जब बॉन्ड तोड़ने होंगे तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? वाई, करेक्ट? तो वाई एनर्जी देनी पड़ी, करेक्ट? करेक्ट। तो जो यस सर। एनर्जी चेंज होगा वो होगा तुम्हारा एक्स एनर्जी रिलीज होना प्लस वाई एनर्जी देना, करेक्ट? एनर्जी गेन हुआ फिर एक्स रिलीज हुआ। हाँ, तो ये नेट एनर्जी चेंज होगा कि नहीं होगा इस पूरी रिएक्शन का? हाँ सर। इतना समझ अच्छा। में? यस सर। वेरी गुड। एक बात बताओ, माइनस एक्स का मतलब क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट? बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से जो एनर्जी निकली प्रोडक्ट्स की, करेक्ट? Yes, sir. अच्छा, तो टेल मी, माइनस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल बी एनर्जी ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन, एनर्जी रिलीज ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन। मैंने क्या कहा था, मैं जो एनर्जी यूज करूंगा वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, और ये कौन सी एनर्जी निकली मेरी? Formation. हाँ, तो एक बात बताओ, बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से इतनी एनर्जी रिलीज हुई, करेक्ट? Yes, sir. तो y प्लस एक्स, और ये क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। कितना एनर्जी देना पड़ा? Yes, sir. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ये रहा तुम्हारा y, कोई डाउट? नो। माइनस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट विल बी माइनस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी प्लस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, right? This is bond formation energy plus bond dissociation energy, right? Hmm. अरे हाँ कि ना? हाँ हाँ. सर। आई गेस ये चीज जो है वो सेम ही है इस चीज के जो हमने इंटरप्रेट किया। सर हाँ बेटा बोलो। सर एक और बार रिपीट कीजिए ना हाँ प्लीज। बेटा एक बार रिपीट करते हैं ना। गिव मी अ मिनट, राइट? या
नाउ लिसन, ये जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन हम यूज कर रहे हैं ना, कौन सा, दिस वन, नाउ इसके अंदर जो बॉन्ड एनर्जीज हम ले रहे हैं दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या ले रहे हैं बेटा? Bond dissociation. वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, इस रिएक्शन का एनर्जी निकालना, एनर्जी चेंज। तो यार जब नए बॉन्ड्स बने होंगे तो उसमें से लेट्स से -x एनर्जी निकली, ठीक है? तो इतना एनर्जी निकल रही है, तो शैल आई से दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज -x। एग्रीड? वेरी गुड। इतना एनर्जी रिलीज हुआ। अब मुझे ना पुराने बॉन्ड तोड़ने के लिए y एनर्जी देना पड़ा, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच आई हैव गिवन, करेक्ट? Yes, sir. तो एनर्जी रिलीज हुआ -x, देना पड़ा y, तो नेट एनर्जी चेंज कितना हुआ? Sir, दोनों का addition. हाँ, तो -x रिलीज हुआ प्लस इतना देना पड़ा, तो ये तुम्हारा नेट एनर्जी चेंज है विच इज डेल्टा HR, करेक्ट? Yes, sir. तो अच्छा, x y क्या है? हमारा What is y? Sir, energy. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। Of reactant, correct? तो दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। कोई डाउट? ये y हो गया। कोई डाउट? सर x सुनो सुनो, x क्या है? -x क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। एक बार बताओ, तो x क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एसोसिएशन Very good. एनर्जी। वेरी गुड। एक बार बताओ, अगर x बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है तो माइनस ऑफ x लिखूंगा, तो दैट विल बिकम बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। माइनस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, माइनस का मतलब क्या है? माइनस डालने के बाद ये जो नेट एनर्जी हो जाएगी वो फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाएगी ना। Yes, sir. हाँ सर। क्या तुम्हारे पास जो नेट एनर्जी आया वो y - x आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. समझ में आया? तभी बोला था डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है? समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट। एंड प्लीज ये जो बॉन्ड एनर्जीज होंगी वो डिसोसिएशन होगी कि फॉर्मेशन होगी? डिसोसिएशन। वेरी गुड। एंड अगर बॉन्ड एनर्जीज नेगेटिव में दे रखी हो तो तुम उसको क्या किस में कन्वर्ट करोगे? पॉजिटिव। एग्जैक्टली, तब यूज करोगे। बात समझ में आई? यस। गुड। लिख लो। हाँ, बॉन्ड डिसोसिएशन। क्या कह रहे हो? बॉन्ड डिसोसिएशन। हाँ, वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बेटा। ओके गाइस, डन। सर इसका कोई एग्जांपल देख के समझाओ ना। किसका एग्जांपल देख के समझाऊं? मतलब क्वेश्चन टाइप ये कौन? ओके गाइस, इतना लिख लिया तुम लोगों ने? हेलो? यस सर। ओके, चलो ठीक है, आगे चलें। लेट्स से मेरे पास एक मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड OH एंड SCOH ले लेते हैं, ठीक है? ये डिकम्पोज हो रहा है ऑन हीटिंग, ये गैसेस फॉर्म में ले लिया, इज डिकम्पोजिंग ऑन हीटिंग टू गिव H2O गैस एंड CO। देखो चक्कर क्या है, मैंने गैस में कन्वर्ट किया है पहले इसको, ठीक है? क्योंकि मुझे बॉन्ड एनर्जीज किस स्टेट में मिली हुई है? नाउ लिसन है, गैसियस स्टेट में सारा तो मेरे को गैस ही लेना पड़ेगा। गेटिंग अगर लिक्विड दे रखा है तो एक्स्ट्रा एनर्जी देके उसको पहले गैस में कन्वर्ट करो ताकि तुम बॉन्ड एनर्जी लगा सको।
बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अच्छा मेरी बात सुनो, CH बॉन्ड एनर्जी दे रखा है तुमको, लेट्स से -100, C डबल बॉन्ड और बॉन्ड एनर्जी दे रखा है तुमको -200, CO बॉन्ड एनर्जी दे रखा है सिंगल बॉन्ड -150, OH बॉन्ड एनर्जी दे रखा है तुमको -120, C ट्रिपल बॉन्ड O बॉन्ड एनर्जी दे रखा है तुमको -300, ठीक है। और वो पूछ रहा है इस रिएक्शन का डेल्टा H कितना है। गेटिंग अ पॉइंट? अब एक बात बताओ, ये जब नेगेटिव में दे रखा है ये बॉन्ड डिसोसिएशन है कि बॉन्ड फॉर्मेशन है? सर बॉन्ड Formation. डिसोसिएशन। बॉन्ड तुमको फॉर्मेशन, कौन सी एनर्जी यूज करनी है? डिसोसिएशन, तो क्या करोगे पहले? साइन चेंज। पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कर दो। गेटिंग इट? उसके बाद डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। एग्रीड? अरे है कि नहीं? यस सर। हाँ ना, मेरी बात सुनो, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट क्या क्या है? तुम्हारे पास CH बॉन्ड है प्लस एक C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है प्लस एक CO बॉन्ड है, दिस वन, और एक OH बॉन्ड है। तो CO बॉन्ड है और एक OH बॉन्ड है, कोई डाउट? माइनस H2O का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, तो कितने OH बॉन्ड है? 2। C ट्रिपल बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो माइनस C ट्रिपल बॉन्ड लूंगा, करेक्ट? तो यार एक OH से एक OH तो गया, चलो एक तकलीफ तो खत्म हुई, राइट? तो CH 100 है प्लस C डबल बॉन्ड 200 है प्लस CO बॉन्ड 150 है माइनस OH बॉन्ड 120 है माइनस ऑफ 120 एंड माइनस ऑफ 300। कोई डाउट? हाँ, दीज आर ऑल इमेजिनरी वैल्यूज। तुझे क्या लगता है मैं याद करके बैठा हूँ इतनी सारी वैल्यूज? इधर यश? ओके गाइस, 300 gone, तो आंसर विल बी लाइक +30। अंडरस्टूड? गेटिंग अ पॉइंट? सर तो एनर्जी जब भी पॉजिटिव में होगी तो वो बॉन्ड डिसोसिएशन ही लेना है उससे। हाँ मेरे लाल, जब भी नए बॉन्ड बनेंगे दो एटम से तो एनर्जी नेगेटिव ही होगी ना, और एनर्जी पॉजिटिव है तो मतलब वो डिसोसिएशन ही होगा ना। हाँ अरे कभी भी दो एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है कभी बॉन्ड बनने की वजह से? नहीं। नहीं ना, तो बॉन्ड डिसोसिएशन अगर पॉजिटिव है तो बॉन्ड डिसोसिएशन ही होगा, राइट? गाइस समझ में आया? यस सर। गॉट दैट? या हाँ। सर तो NO2 वाले केस में जो कंबस्शन किया था। मेरे लाल कंबशन था ना, हाँ तो उसमें क्या करूं मैं, मतलब समझा नहीं। सर, उसमें तो पॉजिटिव आएगा ना। जब वो कंबशन का था उसमें NO2 N2 लिया था, N2 के अंदर तो ऑलरेडी बॉन्ड बने हुए हैं ना, सिंगल हाँ नाइट्रोजन एटम थोड़ा ना लिया था। बॉन्ड जब एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो एटम से बॉन्ड बनाओगे ना या मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाओगे? भाई केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एटम से एटम बॉन्ड, से बॉन्ड बनाते हो ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाते हो कि एटम्स के बीच में बॉन्ड बनाते एटम्स के बीच में। हो, है ना? तो जब मैं NO2 बना रहा हूँ तो मैं दो नाइट्रोजन एटम प्लस एक ऑक्सीजन एटम लेके अगर NO2 N2O बनाऊं तब एनर्जी रिलीज ही होगी, बिकॉज ओनली बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड टूट नहीं रहे हैं, यस है ना? तुमने अगर वो कंबशन की बात करो तो तुमको पहले ट्रिपल बॉन्ड एंड तोड़ना पड़ेगा, मतलब ऑलरेडी बॉन्ड बने हुए हैं, राइट? यस
एक समझ में आई बात? Yes, sir. Yes. चले आगे। Yes, हाँ. sir. Okay, great. sir. Now, enthalpy of atomization. Now, what do you mean by enthalpy of atomization? It is the amount गैसियस एटम में कन्वर्ट करने का of energy change which occur when 1 mole of atom is produced from the constituent element. In their standard state. Hey guys, समझाओ? हाँ सर पहले लिख लो जल्दी से, then I'll make you understand this. डन सर Okay. Okay, guys, where are we? Enthalpy of atomization. Now tell me one thing. I want to form 1 mole of carbon gas. तो what is the standard state of, देखो 1 mole of atom बनाना है, अगर 1 mole of atom बनाना है तो गैसियस स्टेट में ही होगा, राइट बाबा? atom इंडिविजुअल पार्टिकल होंगे हाँ, सर इंडिविजुअल पार्टिकल, तो मतलब गैसियस स्टेट में होगा। तो कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है बाबा? ग्रेफाइट हाँ, तो कार्बन ग्रेफाइट से, दैट इज सॉलिड फॉर्म से गैस बनाना, उसको मैं डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन भी बोल सकता हूँ। हाँ हाँ. अच्छा, अगर सपोज करो मुझे हाइड्रोजन एटम गैस बनाना है तो क्या करूं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से बना वेरी गुड, स्टैंडर्ड स्टेट तो H2 होगा, करेक्ट? यस हाँ सर सर। तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम बनाना है तो कितना मोल लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन गैस का? हाफ तो चल ऐसे डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन इज दिस। अब इस केस के अंदर ये गैसियस स्टेट है हाइड्रोजन का, ठीक है? तो मुझे 1 मोल बॉन्ड तोड़ूंगा तो 2 हाइड्रोजन बनेंगे, करेक्ट? हाँ सर अगर 1 मोल बॉन्ड तोड़ूंगा तो मुझे आधा मोल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो मैं इसको बॉन्ड एनर्जी बाय 2 भी लिख सकता हूँ। हाँ सर वेरी गुड। अब एक काम करो, क्लोरीन, अगर 1 मोल ब्रोमीन लिक्विड, एक ब्रोमीन गैस बनाना तो क्या लूंगा स्टैंडर्ड स्टेट ब्रोमीन का? Br2 यार Br2 क्या? गैस. पकड़ के धो दूंगा। हाँ. लिक्विड। लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गेटिंग इट? हाँ सर तो चक्कर क्या है, तो मुझे कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे? तो इसका भी क्या होगा, डेल्टा जब एटमाइजेशन होगा?
हाँ सर, और इसको क्या बोलूंगा? बॉन्ड एनर्जी बाय 2। पकड़ के ना धो दूं तुम लोगों को। कौन सी स्टेट में? और बॉन्ड एनर्जी किसमें डिफाइन? अरे बाबा, बॉन्ड एनर्जी किसमें Gas. डिफाइन होती है? गैस। गैस में होती है, पहले उसको कन्वर्ट करेंगे। क्या मेरे लाल पीलो हरे नीलो, पहले हाफ ब्रोमीन लिक्विड को पहले ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट करूंगा, फिर उस ब्रोमीन गैस के बॉन्ड तोड़ूंगा आधे मोल, तब जाके ब्रोमीन गैस बनेगा। गेटिंग इट? हाँ सर, और ये जो है ना लिक्विड टू गैस, ये क्या है? फेज मोलर ट्रांसफॉर्मेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन बाय 2, आधा मोल, राइट? हाँ सर, तो ये जो एनर्जी चेंज है ये तुम्हारा डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन हुआ, राइट? Which will be equal to delta H of vaporization plus bond energy of bromine by 2। समझ में आया? यस, इसे कहते हैं कॉमन सेंस। क्या कहते हैं? कॉमन सेंस। हाँ चलो गाइस, समझ में आया? हाँ सर, चलो सर ग्रेट। चलो वील वाइंड अप हियर, ठीक है? एंजॉय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलिए लिखना है। हाँ तुम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है।